हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा कि 3 गेंद क्रमशः थीटा बराबर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर ऊपर की ओर समान प्रारंभिक चाल से प्रक्षेपित की गई हैं। माना गेंद का परास r थीटा से व्यक्त किया जाता है, तब इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी r 45 डिग्री ग्रेटर देन r 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए 3 गेंद क्रमशः थीटा बराबर 30, 45 एवं 60 के कोण पर ऊपर प्रक्षेपित की जाती हैं, तो r 45 ग्रेटर देन होगा r 30 के। ठीक है, तो प्रक्षेप का जो परास होता है r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी। ठीक है, प्रक्षेप का परास 45 डिग्री के कोण पर महत्तम होता है। प्रक्षेप का परास 0 डिग्री से 45 डिग्री तक बढ़ता है, 45 डिग्री पर महत्तम होता है तथा 45 डिग्री के बाद धीरे धीरे घटने लगता है। प्रक्षेप की ऊंचाई महत्तम 90 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो एच मैक्सिमम होता है, आपको एच मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, बराबर 90 पे। ठीक है, और आर मैक्सिमम होगा, ये भी यू स्क्वायर बाई जी, लेकिन अल्फ़ा बराबर 45। ठीक है, और एच मैक्सिमम बराबर होता आर मैक्सिमम बाई 2। कहा कि विभिन्न वस्तुओं पर बराबर बल लगाए जाए, वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण, बी ऑप्शन, वस्तुओं के द्रव्यमानों के क्रमानुपाती होंगे। तो विभिन्न वस्तुओं पर बराबर बल लगाए जाते हैं, वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तुओं के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रथम वस्तु में F बराबर क्या होगा, m1a1। ठीक है, दूसरी वस्तु में F बराबर m2a2। ठीक है, तो यहाँ पे बल यदि समान है तो ma बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, यानी a समानुपाती 1/m। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका त्वरण उतना ही कम होगा। ठीक है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है। त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, कहता कि किसी एक समान वृत्तीय गति में, सी ऑप्शन, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग, तो त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। ठीक है, किसी एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, वृत्तीय गति दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक समान वृत्तीय गति, इस प्रकार के वृत्तीय गति में चाल हमेशा नियत रहता है, और समान वृत्तीय गति, इस प्रकार के वृत्तीय गति में चाल भी परिवर्तित होता रहता है। वृत्तीय गति में अनंत बार दिशा में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति अपने हाथों में डंबल लेकर हाथों को फैलाए एक घूमती हुई मेज पर खड़ा है। वह एकाएक अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींच लेता है। मेज का कोणीय वेग, तो ये होगा b, यानी बढ़ जाएगा। तो देखिए, एक व्यक्ति अपने हाथों में डंबल लेकर हाथों को फैलाए एक घूमती हुई मेज पर खड़ा है। वह एकाएक अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींच लेता है। मेज का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, मेज का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कोई वस्तु यदि घूर्णन गति में होता है तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या होता है, कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यदि व्यक्ति हाथों को अपने सीने की ओर खींचेगा तो r का मान घटेगा, कोणीय वेग ओमेगा का मान बढ़ेगा। ठीक है, और बल आघूर्ण कोणीय संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P गुरुत्वीय विभव V बराबर -gm/x है, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक तथा m गोले का द्रव्यमान है। इसमें x क्या होगा, तो C ऑप्शन, यानी बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी। ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। गुरुत्वीय विभव होता है -gm/x। ठीक है, नेक्स्ट कहता कि एक तार जिसकी लंबाई l व त्रिज्या r है एक सिरे पर दृढ़ता से बंधा है। तार दूसरे सिरे का बल F से खींचने पर तार की लंबाई में वृद्धि होती है। इसी पदार्थ के एक दूसरे तार को जिसकी लंबाई 2l तथा त्रिज्या 2r है बल 2F से खींचने पर लंबाई में वृद्धि होगी। तो लंबाई में वृद्धि होगी AF। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको L। ठीक है, तो देखिए तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निम्न प्रकार से होगा कि गामा बराबर FL। ठीक है, A डेल L, जहाँ F आरोपित बल है, L तार की लंबाई है, A तार की मान लीजिए त्रिज्या है और AL जो है डेल L जो है लंबाई में वृद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि खींचने में लंबाई में क्या होते हैं वृद्धि समान रूप से होती है। तो ये यहाँ पे L हो जाएगा, जिसे ये होगा FL/πr² L1 बराबर FL/πr² L। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से L1 बराबर हो जाएगा L। व्यक्तिकरण घटना हो सकती है ये सभी तरंगों में। व्यक्तिकरण की घटना सभी तरंगों में होती है। व्यक्तिकरण की घटना अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों द्वारा पालन की जाती है। जब दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो ऊर्जा का मान क्रमशः बढ़ता एवं घटता है। इसका घटना को व्यक्तिकरण कहते हैं। ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों का व्यक्तिकरण होता है। जब व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में अधिरोपण से ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तो इसे संपोषी व्यक्तिकरण कहते हैं। जब व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में अधिरोपण में ऊर्जा के मान में कमी होती है तो इसे विषमपोषी व्यक्तिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि संश्लेषित अपमार्जक साबुन के स्थान पर वस्तुओं एवं अन्य घरेलू वस्तुओं को साफ करने में प्रयुक्त होते हैं। संश्लेषित अपमार्जक कौन सा है? सी ऑप्शन। तो C12H25OSO3Na। ठीक है, संश्लेषित अपमार्जक जो है सफाई कारक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं लेकिन इनमें कोई साबुन नहीं होता। अपमार्जकों में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल जो अमोनियम या सल्फोनेट लवण पाए जाते हैं। अपमार्जक सल्फोनेट अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। 1.8 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या है? तो यहाँ पे देखिए मोलों की संख्या होता है, आपको मोलों की संख्या 1.8 बटा में कितना हो जाएगा? तो 180 ही होगा 1/100 और जल की मात्रा है 20 ग्राम। ठीक है, तो मोललता हो जाएगा मोलों की संख्या बटा में जल की मात्रा बटा में 1000 करना होगा, तो ये होगा कितना? 0.5। ये ऑप्शन। ठीक है, 0.5 इसको ml 20 ग्राम है। कहता है कि निकाय के एंथैल्पी परिवर्तन डेल H और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल E में संबंध 120 का होगा A। तो डेल H बराबर होगा डेल E प्लस RT डेल M। ठीक है, तो निकाय के एंथैल्पी परिवर्तन डेल H और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल E में संबंध है कि डेल H बराबर होगा डेल E प्लस RT डेल M। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्नलिखित में से लुईस अम्ल है, तो बी ऑप्शन BF3। ठीक है, तो BF3 क्या है? लुईस अम्ल है। लुईस इलेक्ट्रॉन युग्म
ग्राही होते हैं, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। लुईस अम्लों के प्रमुख उदाहरण हैं H+K+, Mg2+, Fe3+, CO2, SO3, RMgX, AlCl3, Br2 आदि। लुईस क्षारकों के प्रमुख उदाहरण हैं OH-, F-, H2O, ROH, NH3, SO4, 2-, H-, CO, Pr3, C6H। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सी ऑप्शन। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है जो है सेकंड इनवर्स। प्रथम क्रम प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें प्रतिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है। और प्रथम क्रम अभिक्रिया की जो रेट होता है होता है K(a⁴x (b)y), ठीक है। के दर स्थिरांक है और जिसका मात्रक एस इन्वर्स ए जो है अभिकारक ए की सांद्रता, एक्स जो है ए के संबंध में प्रतिक्रिया का क्रम है, बी जो है अभिकारक बी की सांद्रता, वाई बी के संबंध में प्रतिक्रिया का क्रम है। तो प्रथम क्रम प्रतिक्रिया की दर केवल तभी बदलती है जब सांद्रता बदलती। साधारण आसवन विधि द्वारा पृथक होने वाला मिश्रण बी ऑप्शन। साधारण आसवन विधि द्वारा पृथक होने वाला मिश्रण बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस तथा नाइट्रोबेंजीन 211 डिग्री सेल्सियस। सरल आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न क्वथनांक वाले दो सरल पदार्थों को अलग किया जा सकता है। सरल आसवन का उपयोग उन तरल पदार्थों को अलग करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जिनके क्वथनांक में 80 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। प्रभाजी आसवन के लिए न्यूनतम तापांतर 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। सरल आसवन विधि द्वारा निम्न को अलग किया जा सकता है: लवण जल से जल का पृथक्करण, एल्कोहलिक पेय पदार्थों को अलग करना, पादप से आवश्यक तेल को पृथक करना, परफ्यूम को पृथक करना, नाइट्रोजन को वायु से पृथक करना। कहता है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु निर्भर करती है 124 का होगा सी यानी तत्व की प्रकृति पर। तो एक रेडियो एक्टिव, देखिए एक जो है रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु तत्व की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अर्ध आयु यानी टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटा में के या लेमडा, ठीक है। तो के जो है ये विखंडन नियतांक है। के का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः विघटित होकर अल्फा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु होता है 1 विखंडन माइनस नियतांक। कहता है बेंजीन और टॉल्यूइन के क्वथनांक क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस और 111 डिग्री सेल्सियस हैं। बेंजीन और टॉल्यूइन के मिश्रण से उनका पृथक्करण कराने में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी? सी ऑप्शन भाप आसवन, ठीक है। तो भाप आसवन, ठीक है। तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। टॉल्यूइन और बेंजीन के क्वथनांक में बहुत जो है कम का अंतर होता है, इसलिए प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसे अलग करते हैं। आसवन का वह प्रकार जहाँ त्रिमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन कहलाता है। आसवन की इस प्रक्रिया में बार बार जो है वाष्पीकरण एवं संघनन शामिल है। बेंजीन का सूत्र C6H6 जबकि टॉल्यूइन का सूत्र C6H5, ठीक है, CH3 होता है। नेक्स्ट देखो, कहा कि परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो बी ऑप्शन यानी Sp6s4f5d, ठीक है। तो परमाणु जो है परमाणु उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है Sp<6s<4f<5d, ठीक है। लेस क्या होगा 5d, ठीक है। तो अफवाह प्रिंसिपल से ये हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5p 6x 4f 5d और 6p। हुंड के नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन उपकक्षा में एकल भरता है
पुनः युग्म में भरता। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया सी ऑप्शन। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए, उसके बाद आरएनए और प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पे कि सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेनिक्स क्रिक ने किया था। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो आनुवांशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करता है। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का एक जो उत्कृष्ट उदाहरण है सी ऑप्शन, यानी हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया। तो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया। एक बिंदु उत्परिवर्तन आनुवांशिकी उत्परिवर्तन है जहां जीव के डीएनए या आरएनए क्रमिक रूप से एकल जो मोटाइड जो आधार को बदल दिया जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग है आपको कैंसर है, मेटोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है और जो है सेक्स रोग है। हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया में रुधिराणु का आकार हाशिया के समान हो जाता है जिससे इसके ऑक्सीजन वहन की क्षमता घट जाती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र त्रिसूत्री हो जाता है। बच्चों का चेहरा जो है मंगोलॉइड जैसा हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है कि जावा मानव जाति कहाँ जो है वास करती थी। ये ऑप्शन केवल जावा में। जावा मानव जो है जावा द्वीप पर इंडोनेशिया में निवास करते थे। ठीक है, जावा मानव सामान्यतः जो है होमो इरेक्टस थे। जावा मानव के जीवाश्म की खोज 1891 से 1892 में जावा द्वीप से की गई है। जावा मानव का जन्म 1 जो है मिलियन से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। मानव के 7 विकासवादी प्रारूप है आपको डायोपिथिकस। ठीक है, उसके बाद है रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस और होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, नेंडेरथेरल और होमो सेपियंस। नेक्स्ट 130 है। देखिए 130 है कि यदि एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधे में संस्करण के फलस्वरूप सब लंबे तने वाले F1 पौधे उत्पन्न होते हैं तो सिद्ध होता है कि लंबे तने का लक्षण सी ऑप्शन प्रबल है। यदि एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधे में प्रसंस्करण के फलस्वरूप लंबे तने वाले F1 पौधे उत्पन्न होते हैं तो सिद्ध होता है कि लंबे तने का लक्षण प्रबल है। ठीक है, मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर जो अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किए थे जिसे आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। मेंडल के प्रभाविता का नियम बताता है कि प्रियांशी लक्षण वाले पौधों के बीच संस्करण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी जो है लक्षण कहते हैं। वह लक्षण जो इस पीढ़ी F1 की संतानों में प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। सिक्रेटिन क्या है? तो ए ऑप्शन हार्मोन है। सिक्रेटिन हार्मोन है। सिक्रेटिन ड्यूडेनम S कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन अग्न्याशय पर कार्य करता है और यह बाइकार्बोनेट और जल को प्रभावित करता है। सिक्रेटिन अग्न्याशय एमाइलेज और अग्न्याशय लाइपेज की कार्य क्षमता को अनुकूलित करके जो है ग्रहणी में pH को नियंत्रित करता है। सिक्रेटिन जल के जो है ऑस्मोरेगुलेशन को भी नियंत्रित करता है। कहता है कि बाइसेप्स पेशी किसके द्वारा ह्यूमस हड्डी से जुड़ी होती है। ये तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कंडरा। तो बाइसेप्स पेशी जो है कंडरा द्वारा ह्यूमस हड्डी से जुड़ी होती हैं। अस्थि से अस्थि को जोड़ने का कार्य लिगामेंट्स करता है। अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। और मनुष्य के दोनों हाथों में कुल 60 अस्थियां होती हैं। कहता स्नेल का नियम किस प्रकार दिया जाता है। ये
तो देखिए स्नेल का नियम यानी μ1 sin θ1 बराबर होगा μ2 sin θ2 ठीक है। प्रकाश की किरण के विभिन्न रंग एवं निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो म्यू बराबर होता है sin A बटा sin। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन के इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गलत कथन कौन सा है। 134 का होगा सी। तो चुंबकीय तीव्रता चुंबकत्व की तीव्रता समान है, यह गलत कथन है। चुंबकीय तीव्रता एक वेक्टर जो है मात्रा है, ठीक है। प्रेरित चुंबकीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां चुंबकीय सामग्री को चुंबकित कर सकते हैं। कुल तीव्रता पृथ्वी के समान चुंबकीय क्षेत्र का एक मॉडल हटा दिए जाने के बाद जो है मैग्नेटोमीटर से मापी जाती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गाउस है। इसे प्राय ऑस्टेड भी कहते हैं। पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता का कहता कि दो पिंड एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद वे टकरा जाते हैं। सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ए ऑप्शन, टक्कर के क्षण कुल संवेग संरक्षित रहता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के आपस में टक्कर अथवा अन्योन्य क्रिया जो संघट्य कहलाता है। संघट्य के दौरान पिंडों की ऊर्जा एवं संवेग में परिवर्तन होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्य के पूर्ण तथा संघट्य के पश्चात गतिज ऊर्जा नियत रहता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्य में प्रत्यावस्थानांक गुणांक 1 होता है और प्रत्यास्थ संघट्य के पूर्व तथा पश्चिम गतिज ऊर्जा समान नहीं होती। किसी पिंड का तापमान एक के तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। बी ऑप्शन, तापीय क्षमता, ठीक है। किसी वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को जो ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी पदार्थ के अलग अलग द्रव्यमानों की ऊष्मा धारिता अलग अलग होती है। अलग धारिता का मात्रक जूल पर, ठीक है, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा जूल पर केल्विन अथवा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस अथवा किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4.2 जूल पर ग्राम। देखिए कहता उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब देगा। बी ऑप्शन, फोकस से परे, ठीक है। उत्तल लेंस फोकस से परे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब देगा, ठीक है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब f2 पर होगा और प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। और छवि जो है छोटा बिंदु आकार का 2f1 से आगे है तो 2f2 और f2 के बीच होगा, वास्तविक उल्टा होगा और छवि का आकार कम होगा। फिर 2f1 और f1 के बीच है तो ये प्रतिबिंब जो है 2f2 से आगे होगा, वास्तविक और उल्टा होगा और बड़ा होगा। f1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक और उल्टा, और जो है असीम रूप से बड़ा या अत्यधिक बड़ा। f1 पर है तो ये 2f2 पर प्रतिबिंब, और f1 वास्तविक उल्टा 2f1 पर है तो 2f2 पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, एक समान आकार का बनेगा। f1 और o के बीच है तो वस्तु के समान तरफ वो आभासी और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक। कहता जल उपचार में क्लोरीन की क्या भूमिका है। डी ऑप्शन, तो क्लोरीन का उपयोग पानी से बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पानी में मुक्त क्लोरीन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सतही जल में क्लोराइड का स्तर लगभग 10 होना चाहिए। क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में ठीक है स्विमिंग पूल को साफ करने में, कागज और कागज उत्पादों के उत्पादन में, एंटीसेप्टिक के रूप में, रंगों और प्लास्टिक के निर्माण में। 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। बी ऑप्शन, 2 मोल। तो ऑक्सीजन का अनुभार 2 × 16 यानी 32, तो दिया गया भार है 64 मोल होता दिया गया भार बटा अनुभार यानी कितना होगा 2 मोल, ठीक है। 1 मोल बड़ा हो 1/12 × 6c12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तथा ओजोन एक शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट क्यों है। बी ऑप्शन, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन अर्थात O को मुक्त करने में आसानी के कारण ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीडेंट एजेंट है, ठीक है।
ओजोन विशिष्ट तीखी गंध वाली प्रतिचुंबकीय नीली अस्थिर गैस है जो ग्रह और उससे निवासियों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। फोटोकॉपियर, लेजर प्रिंटर और अन्य विद्युत उपकरण जैसे उपकरण में भी ओजोन का उत्पादन होता है। ओजोन ऑक्सीजन का जो एलोट्रॉप है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। बोर का परमाणु मॉडल। बोर का मॉडल परमाणुओं की अणु बनाने की क्षमता को किसके द्वारा समझा नहीं सका। सी ऑप्शन यानी रासायनिक बंधन। बोर का मॉडल परमाणुओं की अणु बनाने की क्षमता को रासायनिक बंधन द्वारा समझा नहीं सका। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में एक मॉडल दिया जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु अर्थात हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के लिए सत्य है। बोर मॉडल के कुछ मुख्य तथ्य हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा को उत्सर्जित न करने वाली जो निश्चित वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर सकता है, इसे स्थितिक कक्षा कहते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का परिमाण जो क्वांटीकृत होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो केवल तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यदि डोबराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन आर्सेनिक। ठीक है, तो यदि डोबराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस एवं एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य आर्सेनिक होगा। फास्फोरस का अनुभार 30.974 होता है। एंटीमनी का अनुभार 121.76 होता है। डोबराइनर के त्रिक के अनुसार 30.974 प्लस 121.76 2 से भाग देंगे तो 76.367 आएगा जो आर्सेनिक है। आर्सेनिक एक उपधातु है। आर्सेनिक कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में गैलियम आर्सेनाइड पदार्थ का उपयोग किया जाता है। एंटीमनी भी एक उपधातु है। एंटीमनी का यौगिक एंटीमनी सल्फाइड का उपयोग ज्वलनशील पदार्थ के रूप में किया जाता है। पाचन के विभिन्न चरणों में पीएच का स्तर कैसे बदलता है। सी ऑप्शन अम्लीय क्षारीय। पाचन के विभिन्न चरणों में पीएच का स्तर अम्लीय क्षारीय से बदलता है। मुंह का पीएच मान 6.2 से 7.6 के बीच होता है। यह 6.7 औसतन होता है। मुंह के पीएच स्तर लार द्वारा बनाए रखा जाता है। पेट के तरल पदार्थ का सामान्य पीएच 1.5 से 3.5 होता है। मस्तिष्क मेरुद्रव का पीएच 7 से 7.3 और मूत्र का पीएच 4.6 से 8 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीत रस का पीएच मान 7 से 8.6 क्षारीय होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस रोग समूह में सभी यौन संचारित रोग शामिल हैं। तो बी ऑप्शन एड्स, हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमोनिएसिस। तो एड्स, हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमोनिएसिस यौन संचारित रोग हैं। यह क्रमशः ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस के कारण होता है। यौन संचारित रोग है सिफिलिस, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनिएसिस, एचपीवी, एचआईवी, हर्पीज और हेपेटाइटिस बी। पता है कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं। सी ऑप्शन 80। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां मौजूद होती हैं। ये हड्डियां शरीर के मुख्य धुरी के साथ मौजूद होती हैं। कंकाल प्रणाली की हड्डियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अक्षीय कंकाल और पेरिस्टिक कंकाल। अक्षीय कंकाल के 4 भाग हैं। खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं। मेरुदंड, यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थि तक फैला हुआ 33 अस्थियां का स्तंभ है। पसलियाँ, इसकी कुल संख्या 24 है। उरोस्थि, इसकी संख्या 1 होती है। परिशिष्ट कंकाल में कुल 60 अस्थि हैं। ऑक्सीशोषण के लिए खाली स्थान की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ई ऑप्शन। तो ऑक्सीशोषण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती हैं। ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के शोषण में ग्लूकोज के अणु पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। 2 पायरुविक अम्ल में टूटने के बाद इसे ऑक्सीजन के अणु उपलब्ध होती हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के
मैट्रिक्स में प्रवेश कर क्रेब्स चक्र के उपरांत 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा ATP के रूप में जो उत्पन्न करता है। C6H12O6 + 6O2 ये बनाएगा 6CO2 + 6H2O + 38 ATP। ATP को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। थाइमस के बारे में कौन सा कथन गलत है? सी ऑप्शन, यह सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बरकरार रहता है। ठीक है, ये गलत है। देखिए थाइमस के बारे में सही है कि टी लिम्फोसाइट का विभेदन होता है। यह थाइमोसिन स्रावित करता है, एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह ग्रंथि केवल युवावस्था तक सक्रिय होता है। थाइमस ग्रंथि उरोस्थि के पीछे और फेफड़ों के बीच स्थित होता है। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या होता है? बी ऑप्शन, लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल स्थिरांक चिन्ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि pKa का मान अधिक होता है तो अम्ल कमजोर होता है, इसके मान के कम होने पर अम्ल मजबूत होता है। कहता है और लवणीय जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त pH परास सीमा क्या है? सी ऑप्शन, 6.5 से 7.5। और लवणीय जलीय पौधे एवं जानवरों के लिए सबसे उपयुक्त pH परास 6.5 से 7.5 है। दिमाग का होता है 7.1 से 7.2, हृदय का 7 से 7.4, कंकाल की 6.9 से 7.2, हड्डी का 7.4, त्वचा का 4.7 से 5.7, लार का 6.5 से 7.5, गैस्ट्रिक का होता है 1.5 से 3.5, जिगर का 7 से 7.2, पीत का 7.8 से 8.2, छोटी आंत का 7.5 से 8.0। ठीक है, बड़ी आंत का 5.5 से 7, अग्नाशय रस का 8 से 8.3, मूत्र का 4.6 से 8, और कोशिका रक्त 7.35 से 7.4, नस युक्त का होता है 7.3 से 7.35, और ग्रसनी का होता है 7.4 से 7.4। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में राजधानी का कार्य नहीं है? बी, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। पौधों में राजधानी का कार्य यह नहीं है कि वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। रिक्तिका कोशिका द्रव में मौजूद झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंग और विभिन्न पदार्थों से युक्त पानी के तरल पदार्थ से भरी होती हैं। पादप कोशिकाओं में एकल और बड़ी केंद्रीय राजधानी होती हैं, जबकि पशु कोशिकाओं में या तो रिक्तिका नहीं होती हैं या यदि मौजूद होती हैं तो सूक्ष्म और कम संख्या में होती हैं। रिक्तिका के कार्य: रिक्तिका कोशिका के भीतर लवण, खनिज, रंग द्रव और प्रोटीन के भंडारण में मदद करती हैं। यह चयापचय अपशिष्ट को अलग करता है जो कोशिका के लिए हानिकारक हो सकता है। यह स्फीति दबाव बनाए रखता है। यह एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की सुविधा देता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।